Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today in this lecture we are going to study displacement and double displacement reactions for 10th class. Don't forget to like, share and subscribe this channel and see this video till end. Now let's begin our lecture. Yesterday we studied combination reaction and decomposition reaction. Some facts about decomposition reactions were pending in the yesterday's lecture. So I am firstly discussing those things with you, then we will move further for displacement and double displacement reactions. Now, the first thing that we missed in yesterday's lecture is decomposition of FeSO4. Decomposition of FeSO4. Basically, FeSO4 generally is found in hydrated form. When we heat it up, initially it decomposes to give FeSO4 plus 7 times H2. Here it is hydrated ferrous sulfate and now it became anhydrous. Ferrous sulfate. The most important point that we missed here was that it is colored, and here it is colorless. Color of the crystal is due to the water molecules present in its interstitial space or in its crystal. The whole color of the compound is due to these 7 water molecules. इस compound का जो रंग है वो इन 7 पानी के molecules के कारण है, अणुओं के कारण है. अगर इसे हम गर्म करते हैं तो ये निर्जलीय एनहाइड्रस हो जाता है, जिसमें इसमें पानी के molecules नहीं रहे, अब वो अलग हो गए हैं और इसीलिए कलरलेस हो गया है, इसका रंग उड़ गया है. पहली बात तो हम ये मिस कर रहे थे. दूसरी बात, हमने ये तो पढ़ा कि जब हमने FeSO4 को फर्दर गर्म किया, बाद में जब हमने इसे हीट किया तो ये टूट गया Fe2O3 में, SO2 में और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया. पर इस पर एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि जब हम FeSO4 को गर्म करते हैं तो हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, क्यों? When we burn or when we heat FeSO4, smell of burning sulfur is felt. Why? जब भी हम FeSO4 को गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो बर्निंग सल्फर की स्मेल फील होती है. क्यों होती है? क्योंकि जब हमने इसे गर्म किया है तो इसके अंदर प्रेजेंट सल्फर वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, ऑक्सीडेशन अंडरगो करके वो ऑक्सीडाइज होके FeSO2 और SO3 में कन्वर्ट हो रहा है. क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए हमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है. ये पॉइंट हमने मिस किया था कल. और दूसरा जो पॉइंट हम कल मिस कर रहे थे वो है कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें मिलता है लेड का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. बैलेंस करने के लिए मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूं. ये इक्वेशन तो हमने स्टडी कर लिया था, पर हमने ये स्टडी नहीं किया था कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो ब्राउन फ्यूम्स आते हैं.
भूरे रंग की एक गैस निकलती हुई दिखाई देती है, वो कौन सी है? वो ब्राउन फ्यूम्स किस चीज के हैं? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। वो ब्राउन फ्यूम्स किस चीज के हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कुछ चीजें यहां पर पूछ ली जाती हैं, इसीलिए मैंने ये डिस्कस की हैं आपके साथ। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसा कि हमें नाम बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिनमें एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस कम रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से निकालकर अलग करते हैं। एग्जांपल देखिए जरा। सपोज कीजिए मैंने एक बीकर लिया है, उस बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन भरा है। मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया है, बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन भरा है और उस बीकर में मैंने जिंक की रॉड डिप की। उस बीकर में मैंने जिंक की रॉड डिप की है। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन का कलर ब्लू है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो ये ब्लू कलर कमजोर होता जाएगा, फेड होता जाएगा। थोड़ी देर बाद ब्लू कलर फेड हो जाएगा और फाइनली ब्लू कलर गायब भी हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐसा क्या किया कि इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया। देखिए ध्यान से, हमने जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिंक सॉलिड की रॉड डाली तो जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह पर आ गया और उसे हटा दिया। सॉल्यूशन बन गया जिंक सल्फेट एक्वस और कॉपर सॉलिड की रॉड, मतलब कॉपर सॉलिड अलग हो गया। अभी ये सॉल्यूशन जो है ब्लूइश है, ब्लू कलर का है। रिएक्शन के बाद ये लाइट ग्रीन हो जाएगा। आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ग्रीनिश वाइट, यू कैन से ग्रीनिश टाइप का हो जाएगा थोड़ा। आफ्टर रिएक्शन सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीनिश। ऐसा हो क्यों पाया? सॉल्यूशन का कलर कॉपर सल्फेट का ब्लू था, ग्रीनिश क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो जिंक से कम रिएक्टिव है, इसीलिए जिंक ने कॉपर को हटाया और उसकी जगह ले ली और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, इसमें ये डिस्प्लेस ही तो हुआ है, जिंक ने कॉपर की जगह ली है, उसे उसकी प्लेस से हटा दिया है। इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। द रिएक्शंस in which a more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। ये रिएक्शन कहलाएंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब केस ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमारे पास एक सीरीज है, उस सीरीज का नाम है एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज, वैसे तो ये सीरीज बहुत बड़ी होती है पर हमारे 10th लेवल पर इतना ही काम कर जाएगी जो आपके बोर्ड पे लिखी है। एक्टिविटी सीरीज या इसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं।
इसको याद करने का तरीका है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है। देखिए केदार से बनेगा के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, नाथ से Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, का से कैल्शियम, माली से Mg मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, फीके से Fe आयरन, पकाता से Pb लेड, है से हाइड्रोजन। उसके नीचे सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, वो डायरेक्टली भी याद हो सकते हैं, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मर्करी, Hg मर्करी का सिंबल होता है, सिल्वर, गोल्ड। ये एक सीरीज है जिसमें मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ की बेस पर अरेंज किया गया है। जो नीचे है वो उतना ही कम रिएक्टिव है। देखिए इस सीरीज में जो नीचे आता है वो लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है, और जो इस सीरीज में ऊपर आता है वो मोस्ट रिएक्टिव है। वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ये 10th लेवल के लिए ही बता रहा हूं मैं, 11th 12th और सोल्यूशन फॉर्म में ये अप्लाई नहीं करना। देखिए as we move down the group, as we move down the series reactivity decreases। तो एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन क्या है वो मैं यहां लिख रहा हूं, इस सीरीज की डेफिनेशन, द सीरीज इन विच metals are arranged in decreasing order of their reactivity strength. In decreasing order of their reacting strength। देखिए एक ऐसी सीरीज जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया है उनकी रिएक्टिंग स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये एक नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं, और इसे रेफरेंस के तौर पे यूज किया है। इससे ऊपर वाले सारे बहुत रिएक्टिव हैं, इससे नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें बताएगी कि कौन किसे डिस्प्लेस कर सकता है। हमेशा ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर पाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से फिर से करते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा वो एग्जांपल था कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और हमने उसे जिंक सॉलिड दिया है। हमने देखा तो ब्लू कलर खत्म हो गया सॉल्यूशन का और ग्रीनिश सॉल्यूशन हो गया है। साथ में जिंक ने कॉपर को उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया है। अब देखिए ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक जो है वो कॉपर से काफी ऊपर आता है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इसीलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया। इस तरह के 2-3 एग्जांपल्स और हैं। अच्छा एक बार आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता और कॉपर की रॉड होती तो कोई रिएक्शन हो पाता ना। देखिए कॉपर तो कम रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर जिंक को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो आपको ऐसे लिखना है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कांट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हम 2-3 एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। देखिए जरा, हमारा अगला एग्जांपल है
लेड और कॉपर क्लोराइड। सपोज कीजिए लेड की रॉड है और कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। सीरीज में देखिए लेड कहाँ है और कॉपर कहाँ है। लेड क्योंकि सीरीज में ऊपर आता है तो वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और क्योंकि लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो उसे डिस्प्लेस कर सकता है और ये बनेगा PbCl2, लेड क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, और कॉपर हो जाएगा अलग। ठीक है। और देखिए एक एक्टिविटी है 10th क्लास के एक्सपेरिमेंट्स में भी है वो एक्टिविटी। वो क्या कहती है कि अगर हम सॉरी आप यहाँ पर ये ना कंसिडर कीजिएगा कि जिंक सल्फेट का कलर ग्रीनिश है। सॉरी, वो मैं आपको आयरन सल्फेट का ग्रीनिश कलर बता रहा था, मेरे माइंड से स्किप हो गया और मैंने जिंक सल्फेट का ग्रीनिश बता दिया। वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। देखिए यहाँ पर ये सपोज कीजिए मेरे पास कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। मैंने उसमें आयरन की 2 कीलें डुबो दी हैं, नेल्स, और उन्हें धागे से बांध के लटका दिया है। ये आयरन की नेल्स हैं Fe। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर गायब हो जाएगा, ये थोड़ी ब्राउनिश हो जाएंगी और सॉल्यूशन ग्रीनिश बन जाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो यहाँ है और कॉपर यहाँ है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ऊपर है सीरीज में, इसीलिए ये कील जो है थोड़ी ब्राउनिश हो जाएंगी और जो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है उसका कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और कॉपर के डिस्प्लेस होने की वजह से ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा। अब सॉल्यूशन क्योंकि आयरन सल्फेट का बन जाएगा तो वो ग्रीनिश हो जाएगा। ये ग्रीनिश वाला पॉइंट आपको आयरन और कॉपर के एग्जाम्पल में लेना है। हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसे हमने आयरन सॉलिड से रिएक्ट करवाया है, वो बदल जाता है FeSO4 में और कॉपर सॉलिड अलग हो जाता है। ये ब्लू था, अब ये ग्रीनिश हो गया। वो ग्रीनिश जिंक सल्फेट नहीं है, सॉरी अगेन, आयरन सल्फेट है जो ग्रीनिश है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इस तरह के रिएक्शंस जिनमें एक ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस एक कम रिएक्टिव सब्सटेंस उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, उन्हें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने 2 सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हैं और वो दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन के मेटल्स आपस में एक्सचेंज हो जाएं या दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लें यूएन से, तो उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। एग्जांपल से थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाता है। देखिए इसका जो एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए हमारे पास सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन और उसे हमने रिएक्ट करवाया है बैरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। इससे बनेगा बैरियम सल्फेट BaSO4। ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, पर BaSO4 सॉलिड बनेगा। इस तरह से इनसॉल्युबल होगा, ये इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, अघुलनशील तलछट हिंदी में बोले तो। प्लस 2 टाइम्स Na है, 2 टाइम्स Cl है, इट विल बी 2NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ देखिए जरा। यहां Na के साथ SO4 था, पर अब Na के साथ Cl। पहले Ba के साथ Cl था, अब Ba के साथ SO4। इन दोनों सॉल्ट्स ने अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शंस जिसमें 2 कंपाउंड्स अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं
the reactions in which there is exchange of ions। ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में आर कॉल्ड, उन्हें हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता हो उन्हें हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। साथ में ये रिएक्शंस जिनमें इस तरह का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बने उनको नाम दिया जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है? The reactions in which insoluble substances or precipitate is formed are called precipitation reactions. The reactions in which insoluble substance PPT is formed are called precipitation reaction। वो रिएक्शन जिनमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस या प्रेसिपिटेट बनता है उन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है हमारे सामने। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को क्लासिकल कंसेप्ट के बेस पे अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ले लिया जाए और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, या हाइड्रोजन या किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का लॉस कर दिया जाए, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो द रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन बनेगी द रिएक्शंस in which gain of oxygen or electronegative element or loss of hydrogen or electropositive element takes place are called oxidation reaction. Abbreviation of oxidation is OXT dot, oxidation reactions। इसका जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। वो क्या है वो समझ लीजिए। सीधा सीधा उल्टा, इसमें जहां गेन है इसमें वहां लॉस करना है, इसमें जहां लॉस है वहां गेन लिखना है। तो द रिएक्शंस in which loss of oxygen or
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लॉस की जगह गेन ले लिया, गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टेक्स प्लेस। आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। और कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं, कुछ क्या ऑलमोस्ट रिएक्शंस में दोनों साथ साथ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स। ये रेडॉक्स वर्ड दो वर्ड्स के टूटने से बना है। रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होंगी? रेडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो, साइड बाय साइड हो। द रिएक्शंस in which reduction as well as oxidation takes place simultaneously or side by side। वो रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, या फिर आप ये कह सकते हो साइड बाय साइड हो, उन्हें हम नाम देंगे रेडॉक्स रिएक्शंस का, जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। मान लीजिए मेरे पास कॉपर का ऑक्साइड है, उसको मैंने हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया। मेरे पास कॉपर का ऑक्साइड है, उसको मैंने हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया है, और जो रिजल्ट है वो ये है कि कॉपर अलग हो गया और H2O बन गया। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में ये बात देखी थी थोड़ी देर पहले, पर अभी हमें इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखते हुए हमें ये देखना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। इस तरह से चेकआउट करेंगे कि यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, वी हैव ऑक्सीजन हियर विद कॉपर, but in product we can see that there is no oxygen in the copper, so copper lost the oxygen. What took place here? Loss of oxygen. यहाँ ऑक्सीजन का लॉस हो गया है, और जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस में यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, सॉरी रिडक्शन, वेरी वेरी सॉरी, ये है रिडक्शन। अच्छा यहां देखिए जरा, यहां हाइड्रोजन है और यहां पर क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, वाटर बन गया, तो यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और जहां ऑक्सीजन का गेन होता है उसे हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम ये देख सकते हैं कि एक जगह रिडक्शन हो रहा है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहे हैं, और ये जेन्युइन भी है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। देखो अगर ये ऑक्सीजन ना देता तो ये लेता कैसे, और अगर ये ऑक्सीजन लेगा तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसने किसी से तो ऑक्सीजन लिया है, जिससे इसने ऑक्सीजन लिया वहां तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो वहां क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर ऑलवेज कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। याद रखना इस बात को, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री प्रोसेस होते हैं। और क्या जानते हैं हम इनके बारे में कि अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है तो वो एक हाफ रिएक्शन है,
कंप्लीट नहीं है, हम उसे रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। और अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट किया गया है तो हम उसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। मैं ये सब रब करके 2-4 एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसमें मैं आपको एजेंट्स भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए जरा इस एग्जांपल में CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O में हम ये बात क्लियरली देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर के ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। तो इसमें जो सेंस बनता है सेंटेंसेस का, देखो एनसीईआरटी में एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, उसमें ये बातें लिख के छोड़ रखी है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। तो मैं आपके लिए एक बार लिख के दिखा रहा हूं, देखिए जरा। हमेशा ये चीजें रिएक्ट कर रही हैं, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है, ये तो एज अ रिजल्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखा मिलेगा आपको, मतलब इस तरह से लिखना है कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2 एंड CuO is reduced to Cu। CuO रिड्यूस होने के बाद Cu बना रहा है, ठीक है। कई बुक्स में ऐसा ऑप्शन में ऐसा दे दिया, मान लो कि कॉपर इज रिड्यूस्ड, तो यहाँ पे कॉपर रिड्यूस नहीं हो रहा, कॉपर तो रिडक्शन का रिजल्ट है, कॉपर रिड्यूस नहीं हो रहा। अच्छा, और चीजें जो बतानी है मुझे वो ये है कि इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो मैं इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगा। इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट कहा जाएगा। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कहा जाएगा। द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, sorry, the substance which is reduced is called oxidizing agent or oxidant, and the substance which is oxidized is called reducing agent or reductant, ठीक है। देखिए कुछ और एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करते हैं हम इन एजेंट्स की डेफिनेशन भी कवर करेंगे आज के लेक्चर में। मेरे पास जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है, ये मिलकर बनाते हैं जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप देखिए सर, इसके पास ऑक्सीजन है और इसके पास नहीं है, सो व्हाट बिकम्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, एंड व्हाट हैपेंस हियर, गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस oxidation, because it is undergoing oxidation so it is a reducing agent, and it is undergoing reduction so it is oxidizing agent। ये एक oxidizing agent हुआ। तो आप oxidizing agent किसे मानते हो? ये एग्जांपल बिल्कुल साफ दिखा रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, देखो ये रिडक्शन कर रहा है खुद का, लेकिन ये ऑक्सीजन छोड़ के सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवा रहा है। इसने ऑक्सीजन दिया, इसने जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया, तब जाके कार्बन का ऑक्सीडेशन हो पाया। तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाने वाला सब्सटेंस, दूसरों को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। यहाँ पर ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये खुद रिड्यूस हो गया क्योंकि इसने दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दिया, उसको ऑक्सीजन दे दिया, तो ये खुद क्या हो रहा है, अपना ऑक्सीजन छोड़ रहा है। और अगर खुद का ऑक्सीडेशन, अब खुद का ऑक्सीजन छोड़ेगा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो डेफिनेशन बनती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। The agent which supplies oxygen
और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये वो एजेंट है जो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सप्लाई करता है एंड ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर and brings about oxidation of other substances and self get reduced, और खुद रिड्यूस हो जाता है। ये वो एजेंट है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सप्लाई करता है दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, उसे हम ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन बनेगी रिडक्शन एजेंट की या रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट कौन है? ये वो एजेंट हैं जो सप्लाई करते हैं हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये वो हैं जो हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को सप्लाई करते हैं, brings about the reduction of other substances, दूसरों का रिडक्शन कराते हैं, और खुद ऑक्सीडाइज करते हैं, एंड सेल्फ get oxidized। are called reducing agent और reductants। अभी हम अगला एग्जाम्पल जो कर रहे हैं उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसको जब हम HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इस इक्वेशन में हम ये देख सकते हैं कि Mn के पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब नहीं है, तो यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यानी कि यहाँ रिडक्शन हुआ है। क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या हुआ, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि HCl में जो Cl था उसके पास पहले हाइड्रोजन था, अब नहीं है। पहले इसके पास हाइड्रोजन था, अब नहीं है, तो यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, इसीलिए इसे हम ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सब्सटेंस हुआ रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। अब आगे सुनिए, इसे आप यहां पर भी कंपेयर कर सकते हो कि यहां हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन उसने ऑक्सीजन ले लिया, उसने गेन ऑफ ऑक्सीजन किया है, तो भी हम ये कहेंगे कि HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं HCl से Cl को मेजर कंट्रास्ट करके चेक करूं या HCl से H2O को कंट्रास्ट करके चेक करूं, तो दोनों मेजर्स में मुझे ये पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो इस तरह के रिएक्शंस जिसमें साइड बाय साइड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता रहता है उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। इस टॉपिक के बाद हमारे पास 10th के फर्स्ट चैप्टर में 2 टॉपिक्स छोटे छोटे बचे हुए हैं जिनका नाम है रैंसिडिटी एंड कोरोजन। वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। उसके साथ ही हम कुछ ब्लूप्रिंट्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में मेंशन हैं वो कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।